नमस्कार दोस्तों, टारगेट होमो में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम इम्पॉर्टेंट जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर आपके लिए आए हैं। तो हम देख लेते हैं। हमारा स्लोगन है कि गुड थिंक गुड फ्यूचर, यानी अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो मैं इसमें 10 पॉइंट लेकर आता हूँ जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। लगभग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको मिलते ही होंगे और मिलेंगे भी आगे। तो मिलते भी होंगे तो इसका मतलब प्रीवियस में आ भी चुका है, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन इसमें पॉइंट डाला गया है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में संभावित मिलने वाला है, और अतिरिक्त भी डाला गया है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम आगे देख। नंबर 1 क्या है? अशोक ने अधिकतर अभिलेख किस में लिखी थी? ब्राह्मी लिपि में था। यानी पूछा जाए कि अशोक की अधिकतर अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था, तो उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। ये कैसे? ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं। चलिए हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। तीसरा नंबर क्या है? अयोध्या अभिलेख, यानी प्रमुख अभिलेखों के बारे में और उनके राजवंश के बारे में किसका किस अभिलेख से संबंध है उनके बारे में हम बताएंगे। तो अयोध्या अभिलेख जो है आपका शुंग वंश से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी अभिलेख भी कह सकते हो, और दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से ये संबंधित है। 4 नंबर है, चौथा पॉइंट है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो हमको मिला वो कहाँ से मिला? ऐरड़ अभिलेख से। ऐरड़ अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य हमें मिलता है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में है भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यानी भारतवर्ष जो हमारा देश है उसे हम भारतवर्ष कहते हैं, और इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यानी प्रयोग जो मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं, नागर शैली किसे कहते हैं? दिमाग को रिमाइंड करो, नागर शैली किसे कहते हैं? तो नागर शैली जो है आपका उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली थी। ठीक, उत्तर भारत यानी उत्तर भारतीय मंदिरों की ये कला शैली थी। तो द्रविड़ शैली किसे कहते हैं? ये दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली थी। यानी नागर शैली के बारे में कभी पूछा जाए तो उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली थी, और द्रविड़ की बात की जाए तो ये दक्षिण भारत यानी द से द्रविड़ और द से दक्षिण भारतीय, नागर में उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली थी। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। द्रविड़ शैली हो गया, नागर शैली हो गया। अब हम देख लेते हैं बेसर शैली। बेसर शैली क्या होती है? नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो, यानी नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ, उसे क्या कहेंगे? बेसर शैली। क्या कहेंगे? बेसर शैली। अब याद रखना, नागर कहाँ है? उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली। द्रविड़ क्या है?
द्रविड़ शैली में दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली। हाँ, बेसर कर दो तो नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग जिस मंदिर में हुआ है वो उसे क्या कहेंगे, बेसर शैली। 7 नंबर में क्या है, देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, ईस्वी नहीं है, ईस्वी पूर्व यानी बीसी जिसे कहते हैं। स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होता है कि मुझे 1000 ईस्वी पूर्व में ही लोहे का प्रयोग मिला था, तो ये अंतरंजी खेड़ा की खुदाई में हमको ये साक्ष्य मिला और मैं इसे पुरातत्व विज्ञानियों ने इसको चेक किया तो ये पता चला कि 1000 ईस्वी पूर्व से ही हमारे यहाँ लोहा का प्रयोग शुरू हो गया था। अब चलिए हम देखते हैं आगे 8 नंबर। 8 नंबर में है वेदों के पाठक कर्ता। वेदों के पाठक कर्ता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे, तो इसे होर्त या होता कहा जाता था। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, उद्गाता। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, अध्यर्वयु, अध्यर्यु। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। अथर्ववेद का आप लोगों को बताना है कि अथर्ववेद के पाठककर्ता को क्या कहा जाता था। कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा, मैं कमेंट में ही आपके आंसर का जवाब दे दूंगा। चलिए 9 नंबर देख लेता हूँ। उपनिषद की संख्या क्या थी, 108। एग्जाम में बोला जाता है कि एक उपनिषद की संख्या कितनी थी, ऑप्शन में 108 दे देगा, 110 दे देगा, 5 दे देगा, इसमें कोई नहीं दे देगा एक ऑप्शन। आपको टिक करना है 108 पर, ठीक। अब चलिए हम देख लेते हैं इसे उपनिषद को और क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। पूछा जाए वेदांत किसे कहते हैं तो उपनिषद का ऑप्शन होगा, उसी पे आपको टिक कर देना है। सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक 12 हैं उपनिषद जो हमारे हैं, 12 ऐसे हैं जो प्राचीन और प्रामाणिक माने जाते हैं। और तो हैं तो बहुत, लेकिन सर्वाधिक में जो प्राचीन हो एग्जाम में लगभग 12 के बीच में ही पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते जो शब्द का प्रयोग किया गया वो कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद। कहाँ से, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते आप देखते होंगे चक्र के बीच में लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्या है, वेदांग की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और उन 6 जो वेदांग हैं वो एक है शिक्षा, एक है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त और 5वां छंद और 6वां ज्योतिष। ये आपके वेदांग कितने हैं, तुरंत फटाक से बोलो, 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। चलिए आगे बस इतना ही। गुड थिंक, गुड फ्यूचर, अच्छा सोचो, अच्छा बनो। और बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे हम वीडियो फिर लेकर आएंगे और अपलोड करेंगे। आप इसका एंजॉय करिए और ठीक से याद करिए। हाँ, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मदद मिलेगी, आपका सिलेक्शन भी पक्का है। जय हिंद, जय भारत। अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या हम क्या बता दें भाई। जय हिंद, जय भारत।